का ग्राया एक दफ़ा फिर हाज़िर है। होपफुली का आपको मेरी पिछली सारी वीडियो पसंद आई होंगे। मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप लोगों से। आप लोग जितना देखते हैं मेरा हौसला उतना बढ़ता है। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोज़ को दोस्तों के साथ, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन और दोस्तों तक पहुँचती रहे। आपको स्वीडन की इमिग्रेशन, टैक्स, लॉ के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मेरी वेबसाइट पे जाके ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर दोस्त को मैं रिप्लाई करूँ और करता भी हूँ। सम टाइम ये होता है कि थोड़ा लेट ज़रूर हो जाता है। तो वंस अगेन मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कागनाग स्वीडन। आप सब्सक्राइब करें, अब तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। आज बात करेंगे हम आपके क्वेश्चन जो पिछले इस वीक के अंदर इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया, आपने आंसर मुझे ईमेल सेंड की, आपने मुझे अपनी इंक्वायरी के लिए, अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने लॉ टैक्स के मतलब बहुत सी चीज़ें पूछी। हम शुरू करते हैं। मुझे एक दोस्त हैं सऊदी अरब से, उन्होंने भेजा पहला क्वेश्चन है आज इस वीक का कि अगर कोई बंदा बाहर से विजिट वीज़े पे स्वीडन आता है तो क्या उसको विजिट वीज़े को चेंज कर सकता है वर्क परमिट में, या उसको बिजनेस वीज़ा में, या उस पर पर्सन नंबर इशू हो सकता है। मैं कहूँगा राइट अवे अकॉर्डिंग टू स्वीडिश लॉ आप पर्सन नंबर विजिट वीज़े पे नहीं इशू होता। आपको आप वर्क परमिट में चेंज नहीं करवा सकते। आप जॉब ढूंढ के ऑनलाइन अप्लाई करके यहाँ से जा सकते हैं, या अपनी कंपनी खरीद के, ठीक है, एक्सी ब्लॉक ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में हो तो आप बिजनेस खरीद लें, उसके बाद आप कंट्री लीव करना लाजमी है। और वर्क परमिट की यही कंडीशन है कि आपको मुल्क में आने से पहले आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए जब इंटर हो कंट्री के अंदर। वर्क परमिट और या बिजनेस वीज़ा को लॉ होता है स्वीडन के अंदर रहते हुए दो तरीके हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और 30 क्रेडिट मुकम्मल कर लिए हैं तो फिर कर सकते हैं, या आप ईयू किसी फैमिली मेम्बर हैं, ईयू रेजिडेंस, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वालों के, या आप असाइलम पे हैं और आपने 4 महीने पहला टैक्स दिया हुआ है, या कहीं जॉब ढूंढी हुई है, या आप कंपनी रन करें, तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने रेजिडेंस परमिट को, बिजनेस वीज़ा को असाइलम के बाद या स्टूडेंट के बाद। सो मेरे प्यारे भाई जिन्होंने ये भेजा है, मैं उनको कह दूं कि विजिट वीज़े पे डिफ़िकल्ट है स्वीडिश पर्सन नंबर लेना। हाँ, और आप प्रॉपर्टी खरीद देते हैं स्वीडन के अंदर अपने विजिट के दौरान तो फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर या सम ऑर्डिंग नंबर इशू हो जाता है। या आप गाड़ी खरीद लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फिर भी आपको आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या सम ऑर्डिंग नंबर इशू हो जाता है। लेकिन फिर भी आप वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई नहीं करते, वो आपको होम कंट्री से ही जाके अप्लाई करना होता है, या आप रेजिडेंट कंट्री से। अच्छा, दूसरे दोस्त हैं जोहेब साहब ने पाकिस्तान से भेजा है। वो कहते हैं कि ब्रदर आप एक्सप्लेन करें कि 30 क्रेडिट आवर करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं। ब्रदर 30 क्रेडिट माइग्रेशन बोर्ड ने वेबसाइट पे लिखा है कि व्हेन यू हैव 30 क्रेडिट यू कंप्लीट योर 30 क्रेडिट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, डजंट मैटर वेयर यू फ्रॉम। जिस मुल्क से भी आते हैं स्वीडन के अंदर का एक सेमेस्टर, जो अगर रिसर्च फोर्स में है क्या पीएचडी, या तो एक सेमेस्टर मुकम्मल कम से कम होना चाहिए। अगर आप मास्टर में हैं तो आपके 30 क्रेडिट या बैचलर में होने चाहिए। जब 30 क्रेडिट मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको राइट मिल जाता है कि आप अप्लाई कर सकें लीगली। अप्लाई तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उतरते हुए एयरपोर्ट से आके पर्सन नंबर लिया, बिजनेस वीज़ा डाल दें, लेकिन वो आपका कभी एक्सेप्ट नहीं होता। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका वीज़ा स्टेटस चेंज होने के लिए कि 30 आवर, हाँ 30 क्रेडिट मुकम्मल करने के पास आपके पास चांस है, आप उसको बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, साथ में उसने कहा कि आप उसकी डिटेल दें कि बिजनेस वीज़ा कैसे कन्वर्ट करेंगे। ब्रदर हर वीडियो हर एक चीज़ की मैं डिटेल नहीं दे सकता आपको। मैं ये नहीं बता सकता कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड हो, क्या करना पड़ता है और उसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। माइग्रेशन हर न्यू केस में टैक्स ऑफिस की और माइग्रेशन बोर्ड की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं, वो नई चीज़ें मांगते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दिस 1 2 A B 3। सो आपको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 30 क्रेडिट के बाद आपका राइट बन जाता है कि आप जैसे भी आप स्टूडेंट है पहला सेमेस्टर मुकम्मल करने के बाद कि आप अपने स्टूडेंट वीज़े को, अगर आप कंटिन्यू ना करना चाहते हैं, दोबारा फीस नहीं देना चाहते और 30 क्रेडिट आपने कर लिए हैं, तो आप अपना बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप वोल्ट के साथ काम करें, उबर के साथ काम करें, अपनी आईडी के साथ रेस्टोरेंट किसी में काम करें, क्लीनिंग कंपनी बनाएं, सॉफ्टवेयर हाउस बनाएं, आईटी कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टर काम करें किसी बिल्डिंग वाले के साथ, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 30 क्रेडिट यू हैव मस्ट कंप्लीट। अगर आप अच्छे असाइनमेंट को आप मिस नहीं होती तो आप उसको चेंज कर सकते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है कि आईटी जॉब के लिए लैंग्वेज नहीं चाहिए, तो क्या आईटी के अलावा कोई और जॉब नहीं मिल सकती स्वीडन में? देखें, जॉब लेना या मिलना इट्स टू डिफ़िकल्ट एंड टू अर्ली से। आप पहले स्वीडन आएँ, आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें, अपने 30 क्रेडिट आवर पे करें। जब वो मुकम्मल कर लेंगे फिर आप सोचें कि जॉब मिलने ना मिलना उन चीज़ों को। वो कहते हैं कि अगर वो कहते हैं ना, रिवर इज़ 100 किलोमीटर अवे एंड वी ऑलरेडी टेक आवर क्लोथ्स एंड वांट टू स्विम। सो हमें इसके लिए जब आप आएंगे फिर आप सोचें कि आपको जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। और एक ने कहा कि दोस्त ने कि मैं मिडिल फैमिली से मेरी इकोनॉमिक का सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं सर्वाइव कर सकूंगा यहाँ पे जाके स्वीडन के अंदर के नहीं? फिर मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा ब्रदर, क्या मिडिल फैमिली से हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फैमिली से हैं? इट डिपेंड अबाउट योर एफर्ट्स। बहुत से लोग मैं जानता हूँ, मेरे पिछले सेमेस्टर में जो 2019 सितंबर में जो लोग आए थे स्वीडन के अंदर, उनमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों मेरे अच्छे रिलेशन भी है, मेरे मोहसिन भी हैं। और वो दोनों मियाँ बीवी जो डिपेंडेंट थी उनको भी वो भी काम कर रही हैं, और जो मेन एप्लीकेंट्स दोनों, एंड दे वेरी गुड जॉब पोजीशंस है एंड वेरी गुड वर्किंग। दे लिविंग इन सेम सिटी विद वेयर आई एम लिविंग इन खोडे। सो सदीक मैन आसा के वो स्टूडेंट, उनके दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हैं, उनको पता है अच्छी तरह, उनके पास घर भी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। सो इट डिपेंड ऑन। और सेकंड मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूं, मैं खुद आपसे गया भी मिडल मैन हूँ भाई, मैं पाकिस्तान से आया हूँ सेल्फ मेड, मैंने खुद खड़ा हुआ हूँ अपने पाँव पे, ठीक है? तो अगर मेरी कंपनी कर सकती है सम मिलियंस का बिजनेस एवरी ईयर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू आल्सो, ठीक है? अच्छा, आगे एक ने लिखा है कि क्वेश्चन था कि श्रीलंका से था, वो कह रहे थे कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग हमारा डिग्री मुकम्मल होने वाली है, तो डॉक्टरेट के लिए लाइसेंस के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज के लिए टाइम रिक्वायर है। अगर टाइम अब हम कैसे करें, क्या करें, उसका क्या है? हमें वर्क परमिट भी कोई नहीं मिला, जॉब भी कोई नहीं मिल रही, तो किस तरह हम लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं? मैंने पहली ऑप्शन आपको बताई, जैसे कि जॉब सर्च वीज़ा। अगर आप कहते हैं वो भी हम लोगों ने वेल कर लिया, टाइम गुजर गया आधा उसका, ऑलरेडी जॉब को नहीं मिली, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर दें। जैसे कि आपने कहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ऑलरेडी आधी डिग्री मुकम्मल कर ली है, तो आप आराम से 1 साल के अंदर SWAT 3 मुकम्मल कर लेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप मेहनत, लगन और सुकून से पढ़ेंगी तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ मुश्किल, इतना काम मुश्किल नहीं है कि ना कर सके। यू कैन डू योर लैंग्वेज एंड देन यू प्रोसीड योर मेडिकल साइंस डिग्री एंड टू गेट योर लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन कह रहा है कि मैं दोस्त मैं इस वक्त मलेशिया में हूँ, क्या मुझे वर्क परमिट आप कर सकते हैं अरेंज? ब्रदर, ये मलेशिया, ये सऊदी अरब या वो गल्फ़ कंट्री नहीं है, ना ही इसका एशियन कंट्री। यहाँ पे कोई रेंज नहीं होती चीज़। आपको जॉब अगर मिलती है तो हम लोग आपकी हेल्प करते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने में। वी आर नॉट एजेंट्स, वी आर कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट का काम होता है अपने क्लाइंट की हेल्प करना थ्रू कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। हम लोग इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। जो माइग्रेशन बोर्ड और स्वीडिश लॉ के अंदर, उनके फ्रेमवर्क के अंदर है, हम उसी को फॉलो करते हुए हर चीज़ करते हैं। हाँ, अगर आपको मैं AMS.se पे आप जाते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, जॉब मिल जाती है। ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ प्रिपरेशन में आपकी एप्लीकेशन, और एज ए माइग्रेशन बोर्ड को आपकी फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन पे जाके जिसमें डिसीजन आपका 3 हफ्तों के अंदर अंदर हो जाएगा, वो हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते कि हम जॉब मैनेज करें या जॉब ढूंढ के दें, ये हमारा डोमेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दोस्त का, वो कहते हैं कि मुझे मेरे एजेंट ने बताया कि मैं सिर्फ 1 साल का कोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, जबकि मैं इंटरेस्टेड था 2 साल का सिर्फ कर सकता हूँ, जब मैं इंटरेस्टेड था कि 1 साल या 6 महीने के कोर्स में आने। ब्रदर, 6 महीने के कोर्स में या सिस्टर आप ना आए, आपको अगर 1 साल का कोर्स मिल रहा है तो 1 साल में करें, अगर 2 साल के में होता है तो 2 साल में करें। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 1 साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या 2 साल में। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से या माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन एक दोस्त ने भेजा है दुबई से। वो कहते हैं मैं इधर रह रहा हूँ दुबई में, आई एम लिविंग इन दुबई, आई हैव अ इंडियन पासपोर्ट एंड आई वांट टू नो that somebody offering me here in Dubai that there is job in chocolate factory and they need lot of workers and salary is 2400 euro. Is there any demand? Brother, I search in whole job opportunities in Sweden and job portal, there is nothing. This is totally fake and there is no clue of that. Sweden के तो already there more than 570,000 people lost job due to this pandemic.
सो यहाँ पे तो ऑलरेडी कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बेरोजगारी तकरीबन 10% पे पहुंची है. हाउ स्वीडन कैन ऑफर मैन पावर दे नीड फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री इज टोटली फेक. सो डू नॉट पे मनी एनीवन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दोस्त का कि मैं स्वीडन में जिस दिन इंटर हुआ ईयू परमानेंट रेजिडेंस के साथ, ठीक है, क्या मेरा अगला जो पीरियड है वो इससे काउंट होगा या उस दिन से काउंट होगा जिस दिन से मुझे कार्ड मिला है? नहीं, आपका पीरियड काउंट होगा 5 साल जब से आपको पर्सन नंबर इशू हुआ है. पर्सन नंबर से ऑनवर्ड जो 5 साल है ना, वो आपको रेजिडेंस कार्ड के लिए होंगे. और साथ उन्होंने कहा कि मैंने तो 4 साल बाद परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर दिया स्वीडन के अंदर. आपने अप्लाई किया लेकिन आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा नहीं. वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे. आपको कहेंगे कि आपका इस कोई ग्राउंड नहीं है. आगे उन्होंने लिखा कि मैंने माइग्रेशन बोर्ड से, ये उनकी ईमेल आई, ठीक है, उनकी ईमेल का रेफरेंस आप दे दें, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है. आपके उसमें लिखा है वाज़े तौर पे कि यू मस्ट हैव 5 ईयर इन स्वीडन एंड देन यू कैन अप्लाई. आपके कार्ड की जब डेट ख़त्म हो जाएगी 5 साल, वो जब 5 साल पूरे करेंगे तो फिर आप परमानेंट होंगे स्वीडन के अंदर अपने इटालियन रेजिडेंस कार्ड के ऊपर. सो आप थोड़ा सा और वेट कर लें, जहाँ इतना किया है, साल और निकल जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट एक दोस्त का क्वेश्चन आया है कि मैं ग्रीक लैंड से स्वीडन मूव हुआ हूँ और मैंने 6 महीने पहले अप्लाई किया रेजिडेंस परमिट ईयू लॉन्ग टर्म के. मेरी सैलरी, मैं काम कर रहा हूँ स्टॉकहोम के अंदर कहीं भी किसी क्लीनिंग कंपनी में, कभी 13,100 होती, कभी 13,600 और कभी 17,000, कभी 13 से नीचे. तो क्या इसका मुझे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? ब्रदर, आपके पास ईयू लॉन्ग टर्म है, आपको कोई वो ये 13,000 की लिमिट उनके लिए जो ईयू के कंट्री से बाहर से आना चाहते हैं. आपके पास तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रेजिडेंस है, आपको इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो 16 घंटे काम या आपके लिए 10,000 तक भी सैलरी, तो आपका वीज़ा लग जाएगा. डोंट वरी अबाउट द नेम. अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं परमानेंट स्वीडन होना चाहता हूँ और मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? ब्रदर, हम कोई हेल्प नहीं करते इस तरह. मैंने आपको बताया, आई एम नॉट एजेंट, वी आर कंसल्टेंट. हम लोग आपको बिजनेस कंसल्टेंसी करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं वे. ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है लीगल वेज के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं. ठीक है, माइग्रेशन बोर्ड आपका केस डिसाइड करता है, मैं डिसाइड नहीं करता ना. हम लोगों में इतनी पावर है यहाँ पे. अथॉरिटीज जब हैं, पार्लियामेंट ने उनको रोल दिया हुआ है, लॉ बना के दिया हुआ है कि आपने इन फ्रेमवर्क को फॉलो करना है. अगर आपकी फाइल पूरी है, हर चीज़ उसके अंदर है, तो डेफिनेट माइग्रेशन बोर्ड आपको पीआर दे देगा, अगर आपकी फाइल पूरी है और आपने ड्यूरेशन को पूरा गुजार लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे एक स्टूडेंट ने किया था स्टॉकहोम से. वो उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरा बिजनेस वीज़ा लग जाएगा? नो, आई कैन नॉट. मैं अपनी लाइफ की गारंटी नहीं देता मुझे कि अगले लम्हे मैंने जिंदा रहना हो. मैं आपको गारंटी कैसे दे दूं? कोई भी लॉयर, कोई भी एडवोकेट, कोई भी कंसल्टेंट आपको कंसल्टेंसी कर सकता है, वो आपकी रहनुमाई कर सकता है, आपको लीड कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है कंपनी रजिस्ट्रेशन में, आपका वीज़ा फाइल तैयार करने में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में. लेकिन वो आपको गारंटी कभी नहीं दे सकता. ये तो सिर्फ माइग्रेशन बोर्ड दे सकता है. हाँ, उन्होंने के पास भी चेक लिस्ट होती है जो लॉ के अंदर के, ओके, इसके 30 क्राइटेरिया है, बैंक स्टेटमेंट है, ये है, तो इनको मैं वीज़ा इशू कर दूं. ठीक है, आगे एक लिखा है कि स्टूडेंट वीज़े पे अगर हमने अप्लाई करना है स्वीडन के अंदर, अगर हम आ जाते हैं, हमें बैंक स्टेटमेंट क्या 2 साल की दिखानी है, 1 साल की? अगर आपका वीज़ा का कोर्स है और आपका 2 ईयर का, तो आपको 2 साल की दिखानी है, अपने बच्चों की, अपनी सारी फैमिली की. और कोर्स 1 साल का है तो 1 साल की, प्लस उसकी फ़ी जो भी आपकी बनती है वो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी. अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं क्या अपने अकाउंट से पैसे निकलवा के रख सकती हूँ? ये आप पे डिपेंड करता है कि माइग्रेशन बोर्ड कब या एम्बेसी उनको कब वेरीफाई करती है. अगर वो 60 डेज में कर लेते हैं, 30 डेज में आपका बैंक कहता है कि दे हैव कॉल्ड अस एंड दे चेक वेरिफिकेशन, तो आप वो मनी यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि उस मनी शो करने का ज़रूरत ही यही होती है कि उसका रीज़न ही यही होती है कि आप लोगों के पास इनफ मनी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेरा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं इसी पे शॉर्ट करता हूँ. अभी नेक्स्ट ले जाएंगे अगले वीक बाकी क्वेश्चन, कि मैंने प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, वो मैंने बेचनी है, तो अपना अथॉरिटी लेटर मैंने भेजना अपने भाई को. वो कैसे भेजूँ और कहाँ से टेस्ट रहूँ, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? कोई भी पाकिस्तान में लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ से भेजने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत होती है. 2 आपको विटनेस ढूंढने पाकिस्तानी जिनके पास नेशनल आई कार्ड या नाइकोप हो, तो वो आपने इधर अटॉर्नी हर शहर में बैठे हुए हैं, नोटरी पब्लिक जो लॉयर हैं जिनके पास लाइसेंस है. हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं और लोगों से भी आप ले सकते हैं. उनसे लेके अटॉर्नी से वो स्टैंप करके फिर 2 लोगों के एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनके नेशनल आईडी कार्ड पाकिस्तानी नाइकोप हों या उनके पास नेशनल आईडी कार्ड, वो साथ आपने लगा के
तो उसको पाकिस्तान एम्बेसी भेजना है। एम्बेसी उसको स्टैंप करेगी, अगर उनको वेरीफाई करना तो उन लोगों को फ़ोन कर लेगी। उसके बाद या आप जा भी सकते हैं एम्बेसी, वहाँ ड्रॉप बॉक्स में डाल के उसी दिन आपको दे भी देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप करवा के वो आप पाकिस्तान भेज सकते हैं। आपने अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है, गाड़ी सेल करनी है या कोई भी चीज़ है। तो होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन के काफ़ी सारे लोगों को जवाब मिले होंगे। मैं हर वीक कोशिश करूँगा अब लाइव आपके नेक्स्ट संडे से मैं कोशिश करूँगा कि लाइव जाके शाम 4 से 5 बजे आपके आंसरों के आपके क्वेश्चन के आंसर करूँ। तो एक दफ़ा फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिए कागनाग स्वीडन को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो शेयर करते हैं, जो कमेंट करते हैं, और जो आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने नाकस नॉलेज के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मैं तमाम लोगों को रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, बेशक किसी को लेट हो जाए। अगर आपको कोई भी कंसर्न है आर्बेसमेलियन से, फोशक्रिंग कासा से, बॉन बिद्राग, चिल्ड्रन की कस्टडी के हवाले से, और आपको कोई भी कंसर्न है हीरास रहतर या आपके बिल्डिंग वालों से या कोई भी और, तो आप मुझे प्लीज़ सेंड करें SMS, मैं आपको SMS को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें कागनाग स्वीडन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।